सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ध्वनि के विषय में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम ऊष्मा के विषय में भी आज इस वीडियो में जानेंगे और ये आपके साइंस विषय का लास्ट वीडियो है। इसके बाद आपका साइंस पेपर पूरा खत्म हो जाएगा और इसकी जितनी भी वीडियोस हमने बनाई है उसका पूरा प्लेलिस्ट बन गया है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और फर्स्ट पेपर शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध व नवाचार पूरा पढ़ा दिया है मैंने, हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से इसी प्रकार लिख करके पढ़ाया है। सेकेंड पेपर समावेशी शिक्षा भी लिख करके ही आप लोग को पढ़ाया है। उन सभी विषयों की आपको प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उन सभी वीडियोस को देखिए और अपने थर्ड सेमेस्टर की तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाइए। आपका साइंस विषय भी कंप्लीट हो रहा है। अब कल से आपको संस्कृत की क्लासेस भी मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम यहाँ पर देखते हैं अब ध्वनि के विषय में। तो साउंड, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? साउंड। ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है जो किसी ठोस, द्रव या गैस से होकर संचरित होती है, किंतु मुख्य रूप से उन कंपनों को ही ध्वनि कहते हैं जो मानव को कान से सुनाई देती है या सुनाई पड़ती है। जैसे कि ड्रम की झिल्ली में उत्पन्न कंपन हवा के संपर्क में आकर ध्वनि तरंगे उत्पन्न करती है। यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी। जैसे कि हम अपनी बात को दूसरों तक तभी पहुंचा पाएंगे जब यहाँ बीच में क्या होगा, वायु यानी कि गैसें होंगी। ये क्या करती हैं? माध्यम का कार्य करती हैं ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने पर। जैसे कि यहाँ पर बताया गया, चाहे ड्रम की झिल्ली हो या ढोलक की जो झिल्ली लगी होती है, हम उस पर कोई भी चीज या थाप लगाते हैं, कुछ भी करते हैं ढोलक पर, तो क्या होता है? आवाज हमारे कानों तक पहुंचती है। तो कैसे पहुंचती है? कहीं ना कहीं माध्यम से। माध्यम क्या है? वायु है। इसी प्रकार से चाहे ठोस हो चाहे द्रव हो, उससे भी ध्वनि की तरंगे हमें सुनाई देती हैं। तो इस तरीके से ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे कि बिना माध्यम के ध्वनि हमें सुनाई नहीं दे सकता। अगर हम चंद्रमा की बात करें तो जिस प्रकार से आप पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर कोई खड़ा है आपसे 1 मीटर 2 मीटर की दूरी पर या 10 मीटर की दूरी पर भी, तो भी आप उसको आवाज लगाते हैं, उसको सुनाई दे देता है। लेकिन अगर ऐसे ही आप अगर चंद्रमा पर खड़े होकर के बोलें, तो अगर आपके पास ही कोई खड़ा है तो भी वह आपकी आवाज नहीं सुन पाएगा। क्यों नहीं सुन पाएगा? क्योंकि ध्वनि को माध्यम की जरूरत पड़ती है। तो हम अपनी बात को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंचा पाते हैं? क्योंकि ध्वनि क्या है? ध्वनि वायु से आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जा रही है। किसके माध्यम से? वायु के माध्यम से। जबकि जहां पर वायु नहीं है, जहां पर निर्वात है यानी कि चंद्रमा पर, आवाज नहीं सुनाई देती है हमें। तो आपको समझ में आ गया होगा, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर ध्वनि की प्रमुख विशेषताएं दी हुई हैं। इसमें देखिए, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, ना कि विद्युत चुंबकीय तरंग। याद रखिएगा, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, यांत्रिक तरंग है, ना कि विद्युत चुंबकीय तरंग। एग्जाम में पूछ सकता है ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, तो यांत्रिक तरंग है, याद रखिएगा। इसके बाद है, ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता, यानी कि निर्वात में अगर आप एक दूसरे से बात करना चाहें तो आप लोग बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप एक दूसरे की आवाज को ही नहीं सुन पाएंगे। क्योंकि आवाज अगर आप निकालेंगे तो वहां पर कोई माध्यम ही नहीं है जो आपकी आवाज को दूसरे तक पहुंचा पाए। इसके अलावा देखिए, मानव कान लगभग 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की तरंगों को ही सुन सकता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि मानव का कान लगभग कितने तरंग से लेकर के कितने हर्ट्ज से लेकर के कितने हर्ट्ज तक की जो आवृत्ति है उस तरंगों को सुन सकता है। तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की तरंगों को मनुष्य सुन सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों, जो माइक्रोफोन होता है, लाउड स्पीकर नहीं, माइक्रोफोन जो होता है वो ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और जो लाउड स्पीकर होता है, जैसे हम माइक में बोलते हैं, तो वह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, जो हमें सुनाई देता है साउंड से। और जो माइक्रोफोन होता है, या ध्वनि ऊर्जा को जो हम बोलते हैं उसको क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो एग्जाम में अगर पूछेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, जबकि जो माइक्रोफोन होता है वो ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, ध्वनि संचरण के सिद्धांत दिया हुआ है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम का होना अति आवश्यक है। ये ऑलरेडी आपने देख लिया है कि जो ध्वनि संचरण है इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे वायु माध्यम हो यानी कि वायुमंडल हो जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें हो, चाहे द्रव हो चाहे गैस हो,
मतलब वहां पर क्या होना चाहिए, एक माध्यम होना चाहिए, तभी हम ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं। 2017 में ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर फिर एक सिद्धांत आपने देख लिया कि माध्यम की आवश्यकता होती है। दूसरा सिद्धांत क्या, ध्वनि के संचरण में माध्यम अपना स्थान नहीं छोड़ता है। यानी कि माध्यम यहाँ पर कहने का मतलब है दोस्तों कि मान लीजिए एक व्यक्ति ने कुछ कहा और दूसरे व्यक्ति ने कुछ सुना, तो बीच में जो वायु है, जो वायु अलग अलग गैसें हैं, जो गैसें हैं ये अपना, अगर जिस भी जगह पर ये एटम या परमाणु रुके हुए हैं ये अपना स्थान नहीं बदलते। यानी कि ये जो अणु है या परमाणु है ये अपना स्थान नहीं बदलते। यानी कि जो गैस के छोटे छोटे अणु है ये अपना स्थान नहीं बदलते हैं। यहाँ से कोई तरंग निकलती है वह दूसरे व्यक्ति तक पहुंचेगी, लेकिन जो माध्यम के कण हैं वह अपना स्थान नहीं बदलेंगे। यानी कि जो भी गैसें हैं वो, उनके जो अणु है वो अपना स्थान नहीं बदलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद ध्वनि के संचरण के लिए श्रोता का होना आवश्यक है। अगर आप कोई चीज बोल रहे हो, कोई सुनने वाला ही नहीं, तो उस बोलने का क्या मतलब है। तो श्रोता का होना भी आवश्यक है जो आपकी बात को सुन रहे हो। अब इसके बाद देखिए ध्वनि तरंगों का आवृत्ति के परिसर के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि जो आवृत्ति अलग अलग होती है। तो अपश्रव्य तरंगे, इंफ्रासोनिक वेव्स, ये 20 हर्ट्ज से नीचे की जो तरंगे होती हैं उन तरंगों को हम क्या कहते हैं, अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। श्रव्य तरंगे यानी कि जिन्हें हम सुन सकते हैं, तो कितने हर्ट्ज से लेकर के कितने हर्ट्ज तक सुन सकता है, अभी आपने देखा है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार 2 सालों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को मनुष्य का जो कान होता है वो सुन सकता है। फिर है पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स, ये 20,000 से ऊपर की 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो तरंगे होती हैं वे किसके अंतर्गत आती हैं, पराश्रव्य तरंगों के अंतर्गत आती है। और इन तरंगों का कार्य अक्सर समुद्र की गहराई को मापने में किया जाता है, पराश्रव्य तरंगों का यूज। अब देखिए प्रतिध्वनि किसे कहते हैं, ये बचपन में सभी लोगों ने किया हुआ है, बहुत ही आसान सी चीज है। जैसे कि कुएं में आवाज लगाने पर अपनी ही आवाज थोड़ी देर बाद सुनाई देती है। जैसे अगर कोई कमरा है जिसमें कोई भी सामान नहीं है, तो आप देखोगे, आप बोलोगे तो आपकी ही आवाज आपको वापस सुनाई देगी। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि। यानी कि अपनी ही आवाज का वापस लौट करके आना, किसी माध्यम से टकरा करके। यानी कि टकराती कहाँ आवाज, अगर कोई खाली कमरा है तो हमारी आवाज क्यों गूंजती है, क्योंकि वो हमारी आवाज जाती है दीवारों से टकरा करके फिर वापस आती है। जब कोई ध्वनि किसी माध्यम से टकरा कर परिवर्तित होती है और वापस सुनाई देती है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे तालाब के पास अगर आप जोर जोर से बोलेंगे कुछ भी, तो वो शब्द आपको फिर सुनाई देंगे वापस। तो इस तरीके से वो जो ध्वनि होती है वो टकरा करके वापस परिवर्तित होकर के आती है और वह वापस आपको सुनाई देती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा और इससे कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए 2018 में पूछा है कि प्रतिध्वनि किसे कहते हैं, तो आप समझ गए होंगे जब कोई ध्वनि किसी माध्यम से टकरा कर या परिवर्तित होती है और वापस सुनाई देती है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। और खाली कमरे में भी हमें आवाजें सुनाई देती हैं, तो उसको भी आप यहाँ पर उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुएं में आवाज लगाने पर अपनी ही आवाज थोड़ी देर बाद सुनाई देती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ, किसी खाली बड़े कमरे में आवाज करने पर उसकी गूंज क्यों सुनाई देती है, क्यों सुनाई देती है, प्रतिध्वनि के कारण ही सुनाई देती है, क्योंकि वह आवाज दीवारों से टकरा करके परिवर्तित होकर के वापस हमारे पास आती है। 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद देखिए प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि उत्पादक और परावर्तक तल के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल का ध्वनि स्रोत से कम 16.5 मीटर दूरी पर होना चाहिए। यह भी क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। 16.5 मीटर दूरी पर होना चाहिए ध्वनि स्रोत से परावर्तक तल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव कान किस सीमा के बीच की आवृत्ति की ध्वनियों को सुन सकता है, या मनुष्य की श्रव्य क्षमता किस आवृत्ति तक सुग्राह्य है। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने बताया है कि मनुष्य का जो कान होता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनियों को सुन सकता है। तो याद रखिएगा आप लोग, 2017 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, लगातार 2 सालों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, आयाम से क्या अभिप्राय है, 2017 में पूछा गया है। तो कंपन करने वाली वस्तु अपनी मध्यमान स्थिति से
किसी और जितना अधिक दूरी तय करती है वह उस वस्तु के कंपन का आयाम कहलाती है। जैसे कि कोई लड़की झूला झूल रही है, तो वो झूला झूल रही है, तो वो अपनी जो मध्य स्थिति यानी कि जहां पर वो रुकी हुई है फिर वहां से स्टार्ट करती है, तो जितनी ऊंचाई पर जाती है इस साइड जितनी ऊंचाई पर जो मैक्सिमम ऊंचाई वो तय करती है झूलते हुए झूला, जो मैक्सिमम से मैक्सिमम ऊंचाई होती है वही क्या होती है, आयाम होती है। तो यहाँ पर ये बताएगा कंपन करने वाली वस्तु अपनी मध्यमान स्थिति से किसी और जितनी अधिक दूरी तय कर सकती है वह उस वस्तु के कंपन का आयाम कहलाती है। जैसे कि पेंडुलम वाली घड़ी होती है, वह भी क्या करती है, दोलन करती है, तो वह जितना अधिक से अधिक दूरी पहुंचती है ऊपर, जितना अधिक से अधिक उसने दूरी तय की वही सबसे अधिक ऊंचाई जो होती है वही क्या होती है, आयाम कहलाती है। इसके बाद यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप लोगों को समझना है। रेल की दो पटरियों के बीच थोड़ी जगह क्यों छोड़ दी जाती है? तो बहुत ही आसान है ये दोस्तों। देखिए इस तरीके से पटरियां बनी होती हैं रेल की, तो इस तरीके से आप देखते हो, लेकिन वास्तव में क्या होता है, इस तरीके से होती हैं पटरियां, लेकिन आपको जो रियलिटी है वो इस तरीके से होती है। इस तरीके से आप देखोगे जो रेल की पटरियां होती हैं वो इस तरीके से होती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा गैप क्यों छोड़ा जाता है, इस तरीके से आपको लगता है, लेकिन होती कैसे हैं, ऐसे होती हैं। तो ये जो बीच में आप देखोगे ये बीच में छोटी छोटी जगह छोड़ी गई है, ये क्यों छोड़ी गई है, ये इसलिए छोड़ी जाती है क्योंकि जो लोहा होता है, जो आयरन होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, लोहे की प्रॉपर्टी होती है, लोहे की विशेषता है कि वह क्या होता है, गर्मी में जब गर्मी पाता है तो वो फैलता है। जैसे कि हमारे देश में आपको पता ही है कि हर प्रकार का मौसम है, गर्मी, ठंडी, बरसात, तो इसलिए जब गर्मी आती है तो ये फैलता है। आप सोचिए अगर हम बीच में जगह नहीं छोड़ेंगे, जगह छोड़ेंगे तो वो फैलने की जगह उसको मिल जाएगी गर्मी में। अगर हम जगह नहीं छोड़ेंगे तो वो पटरियां ऐंठ जाएंगी गर्मी में। तो यहाँ पर आप देखिए यही बात लिखी गई है कि रेल की दो पटरियों के बीच में खाली स्थान छोड़ दिया जाता है क्योंकि रेल की पटरियां लोहे की बनाई जाती हैं। लोहा गर्मी के मौसम में ताप से फैलता है और ठंडक में सिकुड़ता है। यदि पटरियों को आपस में मिलाकर जोड़ा जाए तो गर्मियों के मौसम में लोहे के फैलने के कारण पटरियों के टूटने या टेढ़े मेढ़े होने की संभावना रहेगी। इस कारण रेल की पटरियों के बीच में खाली जगह छोड़ दी जाती है ताकि ठंडक में अगर थोड़ा सा सिकुड़े भी तो कोई दिक्कत ना हो और गर्मी में इनको फैलने की भी जगह मिल जाए, इसीलिए थोड़ी थोड़ी जगह बीच में छोड़ी जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रेल की पटरियों के बीच में ये जो पटरियां होती हैं इनके बीच में जगह क्यों छोड़ी जाती है। कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि इसकी बात नहीं हो रही है ये बीच की, बल्कि किसकी बात हो रही है, किनारों की, जिस पर पहिए चलते हैं, उन पटरियों की बात हो रही है। ये बीच की जगह आप मत समझिएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। अब एक क्वेश्चन और है, प्रकाश से संबंधित निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस। इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, निकट आओ, निकट आओ। अगर निकट दृष्टि दोष रहेगी तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, अवतल लेंस। निकट आओ, निकट अवतल, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस। इस तरीके से आप ट्रिक का यूज करके भी याद रख सकते हैं। तो आपको जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसे याद कर लीजिए इसको, ताकि आसानी से आपको भूले ना। निकट आओ, बस यही ट्रिक आपको याद रखनी है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग हम करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका पूरा साइंस आज खत्म हो गया है। इसके बाद पूरी पवन सीरीज हम पढ़ाएंगे, आपको पूरा राजन सीरीज हम पढ़ाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाएंगे और आपको इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट चीजें देंगे ताकि आप लोगों का साइंस विषय बहुत ही अच्छे से तैयार हो और सभी विषय बहुत ही अच्छे से तैयार हो। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपको सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। अब आपका फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो गया, सेकंड पेपर कंप्लीट हो गया, थर्ड पेपर भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद संस्कृत बचा, संस्कृत भी हम कंप्लीट करा देंगे। हिंदी और एसएसटी आपको पता है प्रियंका मैम पढ़ा रही हैं टारगेट टीचर जॉब चैनल पर, आप लोग वहां से पढ़िए क्योंकि बहुत ही अच्छे से प्रियंका मैम आप लोगों को पढ़ा रही हैं। तो संस्कृत की क्लास भी आपको मिलेगी। बाकी कंप्यूटर की क्लास तो चली रही है, कंप्यूटर आप लोग पढ़िए। इसके अलावा मैथ्स की क्लास भी चल रही है, मैथ्स भी आप लोग पढ़िए और जहां कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है हमसे पूछिए। आई बटन पर क्लिक करके आपको सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए सभी वीडियोस को देखते रहें। दोस्तों
सब्सक्राइब के जस्ट बगल में आपको ज्वाइन बटन दिख रहा होगा। अगर आपको इन सभी विषयों की पीडीएफ चाहिए तो आपको चैनल को ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन करने के बाद आपको सभी विषयों की पीडीएफ भी मिलेगी और आपकी व्यक्तिगत किसी प्रकार की कोई भी समस्या आप हमसे डायरेक्ट बात करके अपनी समस्या का समाधान भी प्राप्त कर सकते हो। तो प्लीज चैनल को ज्वाइन करिए और अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियोस को पहुंचाइए, अपने कॉलेज फ्रेंड्स को, ताकि अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक ये वीडियोस पहुंचे और अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ करके इन वीडियोस का लाभ ले सके। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे बने रहिएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोग को आज की भी वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद दोस्तों।